गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। बुक नेम सिविक्स, नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र का आज हम दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं, संघवाद। इसको इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं। तो आज इस अध्याय में हम जानेंगे कि संघवाद क्या है, संघवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, संघवाद किसे कहते हैं, और प्यारे बच्चों संघवाद में क्या क्या चीज़ें होती है। संघवाद का क्या अर्थ है? सबसे पहले संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होती है। जैसे अगर हम भारत का उदाहरण लेते हैं तो हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें हैं, आपको पता ही है। केंद्र की सरकार, दूसरी राज्य सरकार। राज्य सरकार को बेटे प्रांतीय सरकारें भी कहते हैं। कई बार आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि राज्य सरकारें होती है फिर प्रांतीय सरकारें आ जाता है, तो राज्य सरकारों को ही प्रांतीय सरकारें कहते हैं। तो हमारे देश में पता ही है आपको, दो सरकारें हैं। केंद्र की सरकार जो पूरे देश पे शासन करती है, जो हमारे देश में किसकी सरकार, अब बीजेपी की, तो क्या है ये केंद्र की सरकार है ये। और राज्य सरकारें या जिनको हम क्या कह सकते हैं, प्रांतीय सरकारें। तो हमारे यहाँ पर भी क्या है, बीजेपी की और जजपा गठबंधन इनकी सरकारें हैं, तो इसको राज्य सरकारें या प्रांतीय सरकारें भी कहते हैं। तो संघवाद में क्या होती है, दो प्रकार की सरकारें होती है। ध्यान रखना, दो प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्र की सरकार और प्रांतीय सरकार, या जिसको हम क्या है, राज्य सरकारें कह सकते हैं। एक तीसरा स्तर भी होता है जिसको स्थानीय सरकारें कहते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बेटे? ओके। हमारे देश में जो शासन चल रहा है वो आएगा संघवाद के अंतर्गत। जो हमारे से देश में शासन चल रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा? संघवाद के अंतर्गत, क्योंकि हमारे देश में केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकारें भी है। तो ठीक, बहुत ही सिंपल, जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें हों और शक्तियों का बंटवारा इनके बीच किया गया हो, तो इसे संघवाद कहते हैं। इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा भी किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। तो संघवाद आपको पता लग गया होगा, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होती है। हम भारत का उदाहरण लेते हैं तो हमारे देश में क्या है, दो प्रकार की सरकारें हैं, राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें। और शक्तिशाली किसको मानते हैं? केंद्र की सरकार, क्योंकि पूरे भारत पर क्या है, शासन करती है। तो आपको इसका अर्थ पता लग गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, संघवाद में जो शक्तियाँ हैं अलग अलग प्रकार और अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से बंटी होती है। ये नहीं है कि हमारे देश में क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास भी शक्ति है और राज्य सरकारों के पास भी शक्तियाँ हैं। कई देशों में ये ढांचा नहीं है जो हमारे देश में है। कई देशों में ऐसा होता है कि राज्य सरकारों के पास शक्तियाँ नहीं होती है, सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। तो यह जरूर नहीं है कि जो ढांचा भारत में है वही दूसरे देशों में भी है। हमारे देश में शक्तिशाली केंद्र सरकार है ये, और जो प्रांतीय सरकार है वो स्वतंत्र है, दबाव नहीं है उन पर अभी केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, ठीक है, जैसे रक्षा का हो गया, सेना आर्मी का, इसका ये क्या है, राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। और राज्य सरकारों के पास क्षेत्रीय विषय होते हैं, जो क्या दिन प्रतिदिन क्या उनकी कार्यशक्ति होती रहती है। जैसे एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है और राज्य सरकार को कम शक्ति मिली है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य सरकार के कार्य में केंद्र सरकार दखल करेगी। ये जरूर है कि केंद्र सरकार शक्तिशाली है, राज्य सरकारों के पास कम शक्तियाँ हैं, परंतु जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? संविधान को आसानी से हम नहीं बदल सकते, क्योंकि इन दोनों को ही संविधान में
क्या है, लिखित शक्तियाँ मिली है, संविधान में लिखित है ये। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों की सहमति आवश्यक है। अगर जो इनकी शक्तियों का, इनके विषयों का जो बंटवारा करना है शक्तियों का, तो दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है, दोनों का सहमत होना ही बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। अगर राज्य सरकार के कार्य में संसद के द्वारा क्या है, संशोधन कर सकते हैं। अगर राज्य सरकार के जो कार्य है, विषय कार्य है, संसद में क्या है, उसको संशोधन के द्वारा ही बदला जा सकता है। अकेले क्या है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप जानते हैं जो संसद है हमारी, उसमें राज्यसभा और लोकसभा दो तरह की सदन है। इसमें एक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरे में केंद्र शासन में डायरेक्ट चुनकर सरकारें आती है, सांसद या प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था की। तो हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है और एकात्मक शासन व्यवस्था की। एकात्मक कहाँ पे है, ये अमेरिका में, जैसे राष्ट्रपति है उसके नीचे जो गवर्नर वगैरह आता है, ठीक है। और हमारे क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी आते हैं आगे, ठीक है। प्रांतीय सरकारें, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो प्रांतीय सरकारें होती है केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये नहीं कि उनको जवाब देना पड़ेगा, वो स्वतंत्र है। और एकात्मक में प्रांतीय सरकारें केंद्र के अधीन होती है। एकात्मक में होता है प्रांतीय सरकारें होती है तो राज्य सरकारें होती है, वो किसके अंडर में होती है, केंद्र सरकार के अधीन होती है। परंतु संघीय में ऐसा नहीं, केंद्र और प्रांत के अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। केंद्र और प्रांत के जो अधिकार क्षेत्र है वो अलग अलग है। केंद्र प्रांतों का आदेश दे सकती है। इसमें क्या है, एकात्मक में क्या होता है, जो केंद्र है वो प्रांतों को आदेश दे सकती है, परंतु इनके अधिकार क्या है, अलग अलग है। अब आप जानेंगे संघीय विशेषताएं क्या है। संघीय व्यवस्था ये तो पता ही होगा, दो या दो से अधिक स्तर होते हैं इसमें। दो सरकारें, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, पता लग गया होगा आपको। संघीय, एक ही नागरिक समूह पर शासन करना। एक नागरिक ही समूह पर शासन करना क्या होता है, जैसे आप अपने आप खुद को मानो, केंद्र सरकार है जो मोदी सरकार है वो भी आप पे शासन कर रहे हैं, और जो हमारे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है मनोहर लाल खट्टर की, वो भी आप पर क्या है, शासन कर रही है। तो एक ही नागरिक समूह पर शासन करना, वो क्या है, एक पे ही कर रहे हैं, दोनों सरकारें एक नागरिक समूह पे शासन कर रही हैं। अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न, और इनके अधिकार क्षेत्र भी भिन्न भिन्न है। केंद्र सरकार के अलग है, राज्य सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। केंद्र और प्रांत दोनों को संविधान में लिखित अधिकार दिए गए हैं। केंद्र और प्रांत दोनों को क्या है, संविधान में, संविधान के अंदर क्या है, लिखित अधिकार है उनके। जो भी उनकी शक्तियाँ बांटी गई है वो लिखित के रूप में है, हम नहीं बदल सकते। अगर उन दोनों सहमत होना, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार, फिर क्या है, संसद में संशोधन के द्वारा उनको हम बदल सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य में झगड़ा होता है तो अदालतों में निपटारा होता है, और इसका निपटान सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगर ये देख लो, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार दोनों में झगड़ा हो जाता है तो इनका निपटारा करेगा कौन, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आगे इसका उद्देश्य, संघीय विशेषताएं, इनका उद्देश्य दोहरा है। देश की एकता की रक्षा करना, सुरक्षा करना उसका, और साथ ही एक तो क्या है, देश की एकता की सुरक्षा करना पूरा देश, और साथ ही जो अक्षेत्रीय भावनाओं को आदर करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एकता की सुरक्षा करना, देश की एकता की सुरक्षा करेगा, और दूसरा साथ ही क्षेत्रीय भावनाओं का आदर करना। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा ये वीडियो। संविधान में संघीय सूची, संविधान में संघीय सूची 3 प्रकार की है। पहली संघीय सूची का क्या अर्थ है, देखो ये संघीय सूची कुछ विषयों की एक सूची है जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघीय सूची में ध्यान रखना, संघीय सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। संघीय सूची में संपूर्ण देश से संबंधित विषय होते हैं, पूर्ण देश से, जैसे कि रक्षा के बारे में, विदेश विभाग, बैंकिंग, डाक, ये किसके अंतर्गत आता है, पूरे देश के अंतर्गत संघीय सूची में आते हैं ये विषय उसके।
इन मामलों पर केवल केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारें नहीं आएगी यहाँ पे। तो क्या है, संघ सूची में केंद्र सरकार के जो विषय है वो है रक्षा आ गया, वित्त, विदेश विभाग, बैंकिंग, डाक। इन पे जो निर्णय लेना है वो केंद्र सरकार लेगी। राज्य सरकार या जो स्थानीय सरकारें होती है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यहाँ पर केवल क्या निर्णय लेने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। आगे आता है राज्य सूची। 3 सूचियाँ पता ही होगा आपको, संघीय सूची या जिसको हम संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 3 सूचियाँ हैं, तीनों को ध्यान में अच्छी तरह से रखना। संघ सूची केंद्र सरकार कानून बना सकती है। विषय कौन कौन से हैं, रक्षा, वित्त, विदेश विभाग, बैंकिंग, याद हो गई। राज्य सूची कुछ विषयों की एक सूची है जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती है। संघ में कौन बना सकती थी, केंद्र, और राज्य में कौन बना सकती है, राज्य सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सरकार का इनमें कुछ लेना देना नहीं है। और स्थानीय महत्व के विषय में इसके शामिल होते हैं जो विषय, देखो इसको, पुलिस, जो पुलिस विभाग होता है, कृषि, सिंचाई, व्यापार, इन पे राज्य सरकारें क्या है, निर्णय ले सकती है और वो अपना कानून बना सकती है। आगे आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में बेटे कुछ विषयों की एक सूची है जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों के हित शामिल है। देखो, संघ सूची में तो आता है केंद्र सरकार, राज्य सूची में आता है राज्य सरकार, और उनके विषय क्या है, केंद्र वाले में पता होगा तुम्हारे को, रक्षा, वित्त, विदेश विभाग, बैंकिंग, डाक। और राज्य वाले में कौन से आते हैं, पुलिस, कृषि, सिंचाई, व्यापार। अब आते हैं समवर्ती सूची जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के हित शामिल है। इसमें आते हैं वन, ये दोनों के हैं, यहाँ पे दोनों सरकारें मिलके बनाती है। वन आ गया आपका, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, व्यापार जो आता है, जैसे विषय इसमें शामिल है। केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों इस विषय पर कानून बना सकती है। तो बेटे आज हमने संघवाद के बारे में पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको समझ नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखना बेटे, अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। थैंक्स।